तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हम लोग का प्लेट टेक्टोनिक टॉपिक का पार्ट 3 है और आज की क्लास में हम लोग प्लेटों का अभिसरण गति इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि जो प्लेट है आपका, जो कि सेगमेंट ऑफ लिथोस्फीयर है, यह स्थलमंडल का एक भूखंड होता है जो कि ठोस, कठोर और चौरस होता है, यानी कि रिजिड, सॉलिड और ब्रॉड होता है। और वहीं अगर हम लोग टेक्टोनिक की बात करें तो इसमें बताया जाता है कि जो महासागरीय प्लेट है इसका कंस्ट्रक्शन और जो आपका डिस्ट्रक्शन है यही आपका टेक्टोनिक कहलाता है। तो हम लोग पिछले क्लास में जाने थे कि ये जो प्लेट टेक्टोनिक होता है, प्लेटों का निर्माण, विनाश, ये सभी जो प्रोसेस होता है ये 3 गति से संबंधित है। एक है आपका अपसरण गति, जिसको अपसरण गति भी बोला जाता है, सीमा भी बोला जाता है और किनारा भी बोला जाता है। तो जो आपका अपसरण गति है यानी कि डाइवर्जेंस मूवमेंट, इसी को डाइवर्जेंस मार्जिन भी कहा जाता है, इसी को डाइवर्जेंस बाउंड्री भी कहा जाता है। ठीक है। उसी तरह आता है आपका अभिसरण गति, जो कि आपका गति, सीमा और किनारा तीनों कहलाएगा। उसके बाद आता है आपका रूपांतरण गति, जो कि गति, किनारा और सीमा तीनों कहलाएगा। तो हम लोग 3 तरह का पढ़े थे। तो जहाँ पे आपका अपसरण गति हो रहा है यानी कि डाइवर्जेंस मूवमेंट हो रही है, वहाँ पे जो है वो आपका MOR के सहारे यानी कि मिड ओशियानिक रिज के सहारे ओशियानिक जो क्रस्ट है इसका निर्माण होता है। ये हम सभी को पता है। हम लोग ये भी जानते हैं कि जो आपका प्लेट का विनाश और प्लेट का जो निर्माण होता है वो केवल महासागरीय प्लेटों का होता है। महाद्वीपीय प्लेटों का विनाश और निर्माण नहीं होता है। जो बन गया, आगे नहीं बनेगा। तो हम लोग देखें कि जो आपका अपसरण गति है इसमें MOR के सहारे आपका महासागरीय प्लेटों का विनाश होता है। फिर हम लोग देखें कि जो आपका अभिसरण गति है, इस अभिसरण गति में हम लोग देखें कि यहाँ पे प्लेटों का विनाश होता है किनारों में ट्रेंचों के सहारे। उसके बाद जो आपका रूपांतरण गति है या सीमा है या फिर किनारा है, उसके सहारे जो है वो आपका फॉल्ट का निर्माण होता है, यानी कि भ्रंश का निर्माण होता है रूपांतरण होने के कारण, जिसको हम लोग रूपांतरण किनारा कहते हैं, यानी कि ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। और जो आपका भ्रंश का निर्माण होता है उसी भ्रंश के सहारे आपका जो है वो भूकंप वगैरह आती है। यहाँ तक की जो है चर्चा हम लोग पिछले क्लास में कर चुके थे। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखे थे कि जो आपका अपसरण गति है यानी कि कन्वर्जेंस जो आपका मूवमेंट है, ये इसको हम लोग 2 तरह से देखे थे। एक तो आपका महासागरीय प्लेटों का अपसरण, और दूसरा देखे थे महाद्वीपीय प्लेटों का अपसरण। हम लोग देखे थे कि जब आपका महासागरीय प्लेटों का अपसरण होगा यानी कि दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे तो वहाँ पे MOR का निर्माण होगा और जिसके सहारे महासागरीय जो है वो आपका क्रस्ट का निर्माण होता है। वहीं हम लोग जब महाद्वीपीय की बात कर रहे थे तो महाद्वीपीय जब प्लेटों का अपसरण गति होगा यानी कि दोनों महाद्वीप एक दूसरे से दूर जाएंगे तो वहाँ पे रिफ्ट घाटी का निर्माण होगा, जिसमें हम लोग एक एग्जाम्पल देखे थे बहुत बढ़िया कि जो अफ्रीका का महान रिफ्ट घाटी है, इसका ये बेस्ट एग्जाम्पल है रिफ्ट घाटी का, जो कि एशिया में जॉर्डन से लेकर अफ्रीका में मोजाम्बिक देश तक ये फैला हुआ है, लगभग 6000 किलोमीटर की लंबाई में। तो यहाँ तक कि हम लोग चर्चा कर चुके थे पिछले क्लास में अपसरण गति के बारे में। आज हम लोग जो है वो आपका अभिसरण गति के बारे में देखेंगे। और अभी फिर आपको बता देता हूँ कि जो प्लेटों का अपसरण गति है, अभिसरण गति है, इसी को अभिसरित सीमा भी कहते हैं और इसी को ही जो है आपका अभिसरित किनारा भी कहते हैं या फिर विनाशात्मक किनारा भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। आपको पिछले क्लास में बताया गया था कि अपसरण गति में दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जाएंगे और अभिसरण जो गति होगा यहाँ पे 2 प्लेट आपस में मिलेंगे यानी कि कन्वर्जेंस होंगे। इस कारण से इसको कन्वर्जेंस मूवमेंट हम लोग कहते हैं। तो बताया गया था कि जो आपका अपसरण गति होगा वो 2 प्रकार से होगा, एक महाद्वीपीय प्लेट में होगा, एक आपका महासागरीय प्लेट में होगा। लेकिन ये जो आपका अभिसरण गति है ये 3 तरह से होगा। एक तो आपका महाद्वीपीय में होगा, एक आपका महासागरीय में होगा और एक आपका जो है वो महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों मिलाकर होगा। तो महाद्वीपीय, महासागरीय, फिर महासागरीय दोनों मिलाकर होता है। ठीक है, तो ये 3 तरह का कंडीशन बनता है आपका कन्वर्जेंस मूवमेंट में यानी कि अभिसरण गति में। ठीक है,
तो हम लोग इसमें जो है वो सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो आपका महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट है, इसका जब अभिसरण होता है, कन्वर्जेंस होता है, तो इससे किस तरह की जो है वो आपका प्रक्रिया देखने को मिलती है। ये देख लीजिए, ये है आपका ओशियानिक प्लेट, ठीक है ना, ये इस ओर आ रही है। और ये आपका है महाद्वीपीय प्लेट यानी कि कॉन्टिनेंटल प्लेट, जो कि सियाल से बना हुआ सिलिका और एल्युमिनियम। ये है आपका ओशियानिक प्लेट, जो कि आपका सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ है। तो ये भी इस डायरेक्शन में आ रहा है, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रही है। तो देन ऐसे में क्या होगा कि आपका एक ही डायरेक्शन में आएगा, तो आपका कन्वर्जेंस होगा यानी कि अभिसरण होगा। ऐसे में क्या होगा, हम सभी को पता है कि जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है इसका घनत्व वो ज़्यादा होता है, इसका जो वेट है वो मतलब इसका घनत्व कम होता है और इसका वेट भी क्या होता है, कम होता है। और ओशियानिक प्लेट का घनत्व ज़्यादा होता है और इसका जो है वेट भी ज़्यादा होता है। कॉन्टिनेंटल प्लेट का अगर हम लोग घनत्व की बात करें तो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, जबकि ओशियानिक प्लेट की बात करें तो ये आपका 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये सापेक्ष रूप से भारी होता है। तो हम लोग देखते हैं कि जब दोनों जो है वो प्लेट आपस में टकराएंगे, महाद्वीपीय और आपका महासागरीय, तो जो भारी है महासागरीय प्लेट वो नीचे की ओर चला जाएगा। शुरू में तो आपका 45 डिग्री एंगल में वो थोड़ा सा झुकेगा, उसके बाद लगभग 100 किलोमीटर की गहराई तक एस्थेनोस्फीयर तक वो चला जाएगा। फिर जहाँ पे आपका उच्च तापमान के कारण जो महासागरीय किनारा है वो पिघलना स्टार्ट कर देगा, यानी कि मेल्टिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से फिर मैग्मा का निर्माण हो जाएगा, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा। और जिस जगह पे ये पिघलता है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्मा चेम्बर। ये कहाँ पे होता है, तो 100 किलोमीटर की गहराई में होता है। और यहाँ पे जो तापमान है वो आपका 1100 डिग्री सेल्सियस बोलिए या फिर सेंटीग्रेड बोलिए, दोनों एक ही है। तो यहाँ पे तापमान 1100 सेंटीग्रेड हो जाता है, ठीक है। आगे देख लीजिए, जब ये कन्वर्जेंस होगा, जब ये टकराएगा तो क्या होगा, तो ये जो महाद्वीपीय प्लेट है ये ऊबड़ खाबड़ ऊपर नीचे उठ जाएगा। तो यहाँ से परतदार जो चट्टान है यहाँ पे देखने को मिलेंगे, इस तरह से उठ जाएगा। तो यहाँ पे आपका माउंटेन का निर्माण हो जाएगा। और जो ये माउंटेन का निर्माण होगा, कैसा माउंटेन का, तो आपका मोरदार पर्वत का निर्माण होगा, यानी कि फोल्डेड माउंटेन की जो है वो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा, इसका निर्माण हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, ये जो फोल्डेड माउंटेन है यहाँ से आपका विस्फोटक प्रकार की जो है ज्वालामुखी का भी उत्पत्ति होगा। विस्फोटक प्रकार बोला जाए तो ये आपका केंद्रीय उद्भेदन यानी कि सेंट्रल इरप्शन वाला जो है यहाँ से ज्वालामुखी का जो है वो निर्माण हो जाएगा। फिर देख लीजिए, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि जो है वह महासागरीय ट्रेंच या फिर महासागरीय किनारों के सहारे ही जो है वो महासागरीय प्लेटों का क्या होता है, विनाश होता है। तो ये देख लीजिए, जहाँ पे ये टकराएंगे महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट, वहाँ पे टकराने के बाद जो है जो रीजन टकराएंगे वहाँ पे जहाँ से वो नीचे की ओर बेंड हो जाएंगे उसको बोलेंगे ओशियानिक ट्रेंच। क्या होता है वहाँ पे, ओशियानिक ट्रेंच का निर्माण होता है। और उसी ओशियानिक ट्रेंच के सहारे जो महाद्वीपीय प्लेट है वो महासागरीय प्लेट है, जो कि रिलेटिवली भारी होता है सापेक्षिक रूप से, वो नीचे की ओर बेंड हो जाएगा, 45 डिग्री नीचे की बेंड होगा और वो लगभग नीचे चला जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं सबडक्शन जोन यानी कि अधिक्षेपित क्षेत्र। क्या क्या कहते हैं, अधिक्षेपित क्षेत्र कहते हैं, यानी कि सबडक्शन जोन कहते हैं। और यहीं पे जो है वो आपका ओशियानिक ट्रेंच का निर्माण होता है और ये नीचे की ओर चले जाएंगे। क्लियर। जब नीचे की ओर चले जाएंगे फिर यहाँ पे मैग्मा जो है वो आपका क्या हो जाएगा, जब नीचे जाएगा वो किनारा, तो वो जब पिघलेगा 1100 डिग्री सेंटीग्रेड में 100 मीटर की गहराई में एस्थेनोस्फीयर में जाने के बाद, तब यहाँ पे मैग्मा चेंबर बनेगा। और इस मैग्मा चेंबर से जो है वो फिर से आपका ज्वालामुखी का क्या होगा, उद्भेदन होगा। मतलब ये मैग्मा का उद्भेदन होगा। पृथ्वी के भीतर मैग्मा कहलाएगा, पृथ्वी की जैसे ऊपर आएगा तो वो आपका लावा कहलाएगा। यहाँ तक की बातें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। अब जब ये मैग्मा का उद्भेदन होगा तो इसी के साथ ही साथ जो है आपका यहाँ पे जो है, यहाँ पे का मतलब कि अलग अलग जगहों में हम लोग देखते हैं कि जो है वो आपका जो है ना, रुकिए ज़रा सा 1 मिनट, हॉट स्पॉट होता है। पृथ्वी के बहुत सारे भागों में देखते हैं हॉट स्पॉट होता है। और वो उसी हॉट स्पॉट के सहारे जो है वो आपका संवहनीय तरंग यानी कि कन्वेक्शनल करंट का जो है वो फॉर्मेशन होता है। और ये जो कन्वेक्शनल करंट है ये ऊपर की ओर जाएगी, ये कुछ इस डायरेक्शन में, देख लीजिए ये जो कन्वेक्शनल करंट है कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इधर, कुछ इधर, इधर इधर और कुछ कुछ ऊपर चले जाएंगे। जो इधर जाएगा, इधर जाने के बाद इस ओर जाएगी, तो यहाँ पे जो है वो आपका स्लैब पुश फोर्स लगाएगी। कौन सी फोर्स लगाएगा, तो स्लैब पुश फोर्स लगाएगा। तो स्लैब पुश फोर्स में ये आपका तनावमूलक फोर्स में ये आपका एक दूसरे को दूर भेजेगा। और जब ये नीचे की ओर आएगी तो ये संपीड़नात्मक बल लगाएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लैब पुल फोर्स। तो
इधर से देखिए बहुत होच पोच हो जा रहा है ना, तो इसको समझ लीजिए आप क्या है क्या नहीं। इसको यहाँ से इधर भेजी तो आपका स्लैब पुल फोर्स लग गया, फिर यहाँ से नीचे की ओर लाई तो इसको बोलेंगे स्लैब पुल फोर्स। एक तरफ आपका स्लैब पुश, एक तरफ आपका स्लैब पुल। स्लैब पुश मतलब तनावमूलक और स्लैब पुल मतलब जो है संकुचनात्मक, ये हो जाएगा। अब देख लीजिए मैग्मा चैम्बर में ही मैग्मा का निर्माण होता है, ये समझ में आ जाता है। ये आपका हॉटस्पॉट है इधर आपका, फिर हॉटस्पॉट से संवहनी तरंग निकल रही है, इधर 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 जा रही है, ये इधर आ रही है, फिर यहाँ से संवहनी तरंग निकल रही है, इधर जा रही है, इधर आ रही है, इधर वापस आ रही है। तो ये जो प्रोसेस है ये लगातार आपका चलते रहेगा। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई है। अब देख लीजिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपका। अब देख लीजिए ये जो है यहाँ से जो मैग्मा का उद्भेदन होगा, यहाँ से केंद्रीय उद्गार वाली ज्वालामुखी की उत्पत्ति होगी, यानी कि विस्फोटक प्रकार की ज्वालामुखी का उत्पत्ति होगा। और जब ये ज्वालामुखी ऊपर उत्पन्न होगा तो इससे जो है वो द्वीप समूहों का निर्माण होगा, यानी कि जो है आइसलैंड का निर्माण हो जाएगा। ये जो मैग्मा है ऊपर आ जाएगा, ठंडा हो जाएगा, चट्टान बन जाएगा, और ये जो चट्टान इतना इसका ऊंचाई बढ़ जाएगा कि ये जो है वो क्या बोलते हैं आपका समुद्र का जो है सागर तल से ऊपर आ जाएगा। ऊपर आ जाएगा तो बोलेंगे यार ये तो द्वीप बन गया है। क्लियर। तो द्वीपों का निर्माण, आइसलैंड का निर्माण ऐसे ही होता है। यहाँ पे जो है वो आपका यहाँ पे परतदार चट्टान मिलेगा, और यहाँ पे जो पर्वत का निर्माण होगा उसको बोलते हैं मोड़दार पर्वत, यानी कि फोल्डेड माउंटेन कहते हैं हम लोग। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अब देख लीजिए ये जितना भी आपको बात बतलाया गया है इसको हम लोग एक थ्योरी के माध्यम से समझते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है। सो तो बोला जा रहा है कि जब दो प्लेट एक दूसरे के दिशा में प्रवाहित होते हैं, यानी कि ये भी इधर से इधर आ रहा है और ये भी इधर से इधर जा रहा है, दोनों एक ही दिशा में आ रहे हैं। तो जब दो प्लेट एक दूसरे के दिशा में प्रवाहित होते हैं तब अभिसरण के कारण सापेक्षिक रूप से भारी प्लेट हल्के प्लेट के नीचे लगभग 100 किलोमीटर की गहराई तक स्टेनोस्फीयर में अधिक्षेपित, यानी कि सबडक्शन हो जाता है। तो जो भी भारी प्लेट होगा वो नीचे चला जाएगा हल्के प्लेट के तुलना में। तो भारी प्लेट कौन है? महासागरीय प्लेट भारी है, तो वो नीचे चला जाएगा। आगे देख लीजिए जब महाद्वीपीय एवं महासागरीय प्लेटों का अभिसरण होता है, यानी कि कन्वर्जेंस होता है, तब सीमा निर्मित जो है वो सापेक्षिक रूप से भारी प्लेट होता है। सीमा निर्मित भारी प्लेट है कौन? तो आपका बेसाल्टिक प्लेट है आपका कौन? तो महासागरीय, तो वो भारी है, वो नीचे जाएगा। और जो सियाल निर्मित है महाद्वीपीय प्लेट वो नीचे अधिक्षेपित होती है, मतलब इसके नीचे अधिक्षेपित हो जाएगी। तो महाद्वीपीय प्लेट के नीचे महासागरीय प्लेटों का सबडक्शन हो जाता है, यानी कि अधिक्षेपण हो जाता है। क्यों? क्योंकि महासागरीय प्लेट भारी होता है। भारी किस सेंस में बोला जा रहा है? तो घनत्व के सेंस में बोला जा रहा है। आगे देख लीजिए महासागरीय प्लेट के झुके हुए भाग को अधिक्षेपित क्षेत्र, यानी कि सबडक्शन जोन, या फिर इसी को बेनी ऑफ जोन कहा जाता है। इसको ये भी कहा जाता है, और इसी को जो है वो आपका रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। तो देख लीजिए इसको 3-4 नाम दिया जाता है। जहाँ से 45 डिग्री झुका, मुड़ा और 100 किलोमीटर अंदर चला गया महासागरीय प्लेट, उसको हम लोग अधिक्षेपित क्षेत्र, यानी कि सबडक्शन जोन कहेंगे। इसी को ही बेनी ऑफ जोन कहेंगे, इसी को ही रिंग ऑफ फायर कहेंगे, इसी को ही कन्वर्जेंट बाउंड्री कहेंगे, यानी कि अभिसरित सीमा कहेंगे। क्लियर। और ये कौन सा है? तो ये वाला है, यहाँ से यहाँ वाला रीजन, इसकी बात की जा रही है। आगे देख लीजिए बोला जा रहा है कि महाद्वीपीय एवं महासागरीय प्लेट के अभिसरण के कारण निम्नलिखित स्थलाकृतियों का निर्माण एवं विवर्तन की घटनाएं होती है। तो जब महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण होता है तो इस अभिसरण से अलग अलग टोपोग्राफी का और अलग अलग जो है वो आपका विवर्तन की घटनाएं देखने को मिलती है। कौन कौन है वो देख लीजिए। सबसे पहले बात बोला जा रहा है कि महासागरीय प्लेट के अधिक्षेपण के कारण स्टेनोस्फीयर में मैग्मा एवं मैग्मा चैम्बर का निर्माण होता है। सबसे पहली बात कि जब वो 45 डिग्री एंगल में झुका और झुकने के बाद स्टेनोस्फीयर में 100 किलोमीटर तक गहराई में गया, वहाँ पे तापमान 1100 सेंटीग्रेड बोलिए या फिर आपका सेल्सियस बोलिए, दोनों एक ही है। तो 1100 सेल्सियस यहाँ पे तापमान है। इतना ज़्यादा तापमान में जो प्लेटों का जो किनारा है वो पिघलने लगेगा, और जब वो पिघलेगा तो ठोस से लिक्विड में आएगा, लिक्विड बनेगा तो आपका मैग्मा बन जाएगा, जिसको हम लोग मैग्मा चेम्बर कहते हैं। यहाँ पे जो है फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर। आगे देख लीजिए फिर बोला जा रहा है कि मैग्मा जब निर्माण हो जाएगा मैग्मा का, तो मैग्मा निर्माण के कारण मैग्मा का जो है वो ऊपरी मुखी प्रवाह प्रारंभ होता है, मतलब कि वो ऊपर की ओर उसका जो है वो प्रवाह वो प्रारंभ हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप
महाद्वीपीय प्लेट के किनारा यानी कि मार्जिन में विस्फोटक प्रकार की ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है। तो जैसे ही मैग्मा बनेगा तो मैग्मा जो है वो ऊपर की ओर उठना प्रारंभ कर देगा। देन ऐसे में क्या होगा कि जो आपका महाद्वीपीय प्लेट है यानी कि कॉन्टिनेंटल जो प्लेट है उसका जो किनारा क्षेत्र यानी कि उसका जो मार्जिन एरिया है वहाँ पे एकदम विस्फोटक प्रकार का ज्वालामुखी का उत्पत्ति होगा, यानी कि आपका केंद्रीय उद्गार वाला ज्वालामुखी निकलेगा इसमें से। क्लियर? आगे देख लीजिए। वहीं महासागरीय प्लेट के ऊपर भी केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी का निर्माण होगा, जिसके कारण से द्वीप समूह का निर्माण हो जाएगा। तो देख लीजिए, महासागरीय प्लेट में जब ज्वालामुखी का उद्गार होगा विस्फोटक प्रकार केंद्रीय उद्भेदन जो है ज्वालामुखी का, तो वहाँ से महाद्वीपों के ऊपर द्वीपीय समूह का निर्माण हो जाएगा। लेकिन जब आपका महाद्वीपों के ऊपर ये केंद्रीय उद्भेदन वाला यानी कि विस्फोटक प्रकार की ज्वालामुखी का उत्पत्ति होगा तो वहाँ पे पर्वत बनेगा। क्लियर? पर्वत एक तरह से बन रहा है आपका महासागर में भी, लेकिन वो ऊपर उठ जा रहा है, उसको बोलेंगे द्वीप बन गया, द्वीप समूह। क्लियर? वही है। आगे देख लीजिए। फिर बोला जा रहा है कि जो अधिक्षेपित क्षेत्र यानी कि जो आपका सबडक्शन जोन है, जिसको हम लोग आपका रिंग फायर भी बोल रहे हैं, बेली ऑफ जोन भी बोल रहे हैं, यहाँ पे अधिक्षेपित क्षेत्र में महासागरीय प्लेट के झुकाव के कारण तट के समानांतर महासागरीय गर्तों यानी कि ओशियनिक ट्रेंच का निर्माण होता है। तो जो आपका ओशियनिक जो आपका अधिक्षेपित क्षेत्र है, यहाँ पे महासागरीय प्लेट का जब झुकाव हो जा रहा है तो इसके झुकाव के कारण समानांतर इसी के समानांतर तट के समानांतर क्या हो जाएगा, महासागरीय गर्तों का जो है यानी कि ओशियनिक ट्रेंच का निर्माण हो जाता है। तो देखिए ये क्या बोला जा रहा है यहाँ पे समझ लीजिए। ये वाला जो लाइन है इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बोला जा रहा है कि ये जो है यहाँ पे अधिक्षेपित क्षेत्र ये है, और जब ये अधिक्षेपित क्षेत्र है तो यहाँ पे जो है बोला जा रहा है कि अधिक्षेपित क्षेत्र में महासागरीय प्लेट का झुकाव हो गया है, 45 डिग्री झुका नीचे, तो झुकने के कारण तट के समानांतर महासागरीय गर्तों का निर्माण होता है। तो ये जो आपका तट है, इस तट के समानांतर क्या होता है, महासागरीय गर्त का निर्माण हो जाता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग महासागरीय गर्त को ही जो है ओशियनिक ट्रेंच इसको कहा जा रहा है, जहाँ पे आपका क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है। किसका विनाश हो रहा है, तो महासागरीय प्लेटों का विनाश हो रहा है। क्लियर? आई होप ये लाइन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे की चर्चा हम लोग करते हैं। बोला जा रहा है यहाँ पे कि महाद्वीपीय प्लेट एवं महासागरीय प्लेट के अभिसरण के कारण तट के समानांतर मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। तो महाद्वीपीय प्लेट और जो महासागरीय प्लेट है, जब इन लोगों का कन्वर्जेंस होता है यानी कि अभिसरण होता है, तो इसके कारण जो तट है, जो आपका कोस्टल एरिया है, उसी के समानांतर उसी के ही आसपास में पूरा क्या होता है, मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है, यानी कि जो आपका फोल्डेड माउंटेन है इसका निर्माण हो जाता है। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो जो आपका एंडीज पर्वत का जो निर्माण है वो आपका नाजका प्लेट जो कि एक ओशियनिक प्लेट है, और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट जो कि आपका एक महाद्वीपीय प्लेट है यानी कि आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट है, इन दोनों के अभिसरण के कारण हुआ है। तो हम लोग बात करते हैं एंडीज पर्वत की, तो इसका जो निर्माण है वो आपका नाजका प्लेट जो कि ओशियनिक है, और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट जो कि आपका कॉन्टिनेंटल है, इसी के अभिसरण के कारण आपका एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ है। क्लियर? एंडीज पर्वत के बारे में समझ आ गया है। आगे देख लीजिए, एक और पर्वत है रॉकी पर्वत। तो रॉकी पर्वत का जो निर्माण है वो आपका प्रशांत महासागरीय प्लेट जो कि ओशियनिक है, और उत्तरी अमेरिकन प्लेट जो कि आपका कॉन्टिनेंटल है, इसके अभिसरण के कारण हुआ है। तो सिंपल सी बात है, रॉकी पर्वत का भी और आपका एंडीज पर्वत का भी जो निर्माण है वो आपका महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों के अभिसरण के कारण ही हुआ है। क्लियर? लेकिन आपको अगर याद होगा तो जब हम लोग महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ रहे थे तो वहाँ पे बताया जा रहा था, क्या बताया जा रहा था कि जब प्लेटों का जो है वो जब प्लेटों का जो है वो जो मतलब गति है पश्चिम की ओर हो रहा था, पश्चिम की ओर प्लेटों का गति क्यों हो रहा था, तो जो आपका महाद्वीपों गति क्यों हो रहा था, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के द्वारा जो ज्वारीय बल उत्पन्न हो रहा था, इसके कारण से महाद्वीपों में जो है सूर्य और चंद्रमा के द्वारा एक फोर्स लग रहा था, जिसके कारण महाद्वीपों में ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न हो रहा था, जिसके कारण महाद्वीपों का जो प्रवाह है वो आपका पश्चिम की ओर होने लगा। और जब ये पश्चिम की ओर प्रवाह हो रहा था तो अंदर से जो है महासागरीय, अंदर से बताया जा रहा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से यानी कि सीमा वाला जो क्षेत्र है आपका सियाल सीमा निफे होता ना भाई,
तो क्या क्रस्ट कोर मेंटल, तो क्रस्ट मेंटल कोर, तो जो है आपका मेंटल से एक आपका गति लग रहा था, घर्षण गति और घर्षण बल, और उस घर्षण बल के कारण जो है वो आपका मतलब कि महाद्वीपों के पश्चिम वाले भाग में जो है आपका माउंटेन का निर्माण हो गया। ये बोला था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक इसका अलग डेफिनेशन दिया है रॉकी और एंडीज पर्वत के बारे में। इसलिए हम लोग जो है वो आपका प्लेट टेक्टोनिक को ज़्यादा हम लोग बेहतर मानते हैं। तो एंडीज पर्वत का निर्माण नाक्सका और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट से, और रॉकी पर्वत का निर्माण प्रशांत महासागरीय प्लेट और आपका उत्तरी अमेरिकन प्लेट के अभिसरण से यानी कि उसके कन्वर्जेंस से हुआ है। क्लियर। आगे देख लीजिए, बोला जा रहा है कि इस क्षेत्र में ज्वालामुखी उद्गार के कारण कम एवं अधिक गहराई वाले भूकंपों की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है, तो इससे आपका कम और अधिक गहराई वाले भूकंपों की उत्पत्ति होगी, जिसका तीव्रता का जो तीव्रता और जो परिमाण है वो मध्यम से लेकर अधिक होता है, मध्यम से लेकर अधिक होगा। और जिन भूकंपों का परिमाण जो है वो आपका 8 से अधिक होता है, उसको हम लोग मेगा थ्रस्ट भूकंप कहते हैं। तो जिस भूकंप का जो परिमाण है यानी कि मैग्नीट्यूड है वो 8 से अधिक होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेगा थ्रस्ट अर्थक्वेक। ठीक है। जैसे एग्जांपल में चिली भूकंप आया था 1960 में, ये आपका हाईएस्ट रिकॉर्डेड अर्थक्वेक है अभी तक का। चिली भूकंप 1960 में आया था। उसके बाद आपका बांडा एस जो कि सुमात्रा के ऊपर है, यहाँ पे भी आपका भूकंप आया था, मतलब सॉरी सुनामी आया था 2004 में, और इसका जो आया था ये आपका सेकेंड हाईएस्ट। बांडा एस में आपका समझिए कि बांडा एस में भूकंप भी आया था, सुनामी भी आया था 2004 में, और इसका जो परिमाण था वो आपका 9.3 था। ठीक ना, ये सेकेंड हाईएस्ट था। और आपका जो चिली भूकंप है उसका तो 10 से भी ज़्यादा था। ठीक है। तो यहाँ तक जो है बातें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर। तो ये हम लोग महाद्वीपीय और जब महासागरीय प्लेटों का कन्वर्जेंस होता है तो उस कन्वर्जेंस से आपका क्या क्या कांड होता है वो हम लोग सारा समझ गए हैं। ये आपका ओशियानिक प्लेट है और ये आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये हम लोग समझ में आ गया है। ओशियानिक प्लेट के ऊपर आपका फोल्डेड माउंटेन का निर्माण हो जाएगा, जबकि महासागरीय प्लेट के ऊपर आपका द्वीप समूह का निर्माण हो जाएगा। क्लियर। यहाँ तक की बात हम लोगों को समझ में आ गया है। तो ये जो है वो आपका महासागरीय और महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों का जब अभिसरण होगा तो इससे क्या क्या जो है वो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है वो हम लोग समझ गए हैं। अब जो है वो हम लोग समझेंगे महासागरीय प्लेटों का जब अभिसरण होगा तो उससे क्या कहानी निकल के आता है। ये देख लीजिए, एक इधर ये आपका महासागरीय प्लेट है और एक ये आपका महासागरीय प्लेट है, दोनों का कन्वर्जेंस हो गया यानी कि दोनों मिल गए हैं। तो सिंपल सी बात है, क्या होगा, दोनों का जब मिलना होगा तो यहाँ पे डीप ट्रेंच यानी कि गहरे गर्त का निर्माण होगा। अगर महासागरीय और महाद्वीपों का मिलना होता तो यहाँ पे आपका ओशियानिक ट्रेंच का निर्माण होता, लेकिन वो ज़्यादा गहराई वाला नहीं रहता। लेकिन दोनों आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट है तो इससे ज़्यादा गहराई वाला क्या होगा, ये निर्माण हो जाएगा किसका, तो ये ज़्यादा गहराई वाला निर्माण होगा ट्रेंचों का। दोनों का वेट समान है तो दोनों नीचे की ओर झुक जाएंगे, और जब झुकेंगे तो यहाँ पे आपका ओशियानिक ट्रेंच का निर्माण होगा जिसका जो है डीप ज़्यादा गहराई ज़्यादा होगा। इससे ज़्यादा यहाँ पे मैग्मा का पिघलाव होगा, क्योंकि दोनों दोनों जाएगा ना 45 डिग्री, दोनों दोनों जाएगा, ये भी 45 डिग्री झुकेगा, ये भी झुकेगा, और ये आपका 100 किलोमीटर तक अंदर चला जाएगा एस्थेनोस्फीयर में। और तापमान ज़्यादा होने के कारण 1100 डिग्री सेल्सियस होने के कारण दोनों पिघलेगा तो आपका मैग्मा यहाँ बनेगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्मा चेम्बर। अब प्लेटों के पिघलने के कारण दोनों ओशियानिक प्लेट जब पिघलेंगे तो आपका मैग्मा का फॉर्मेशन होगा। सिंपल सी बात है। फिर यहाँ से आपका क्या निकलेगा, आपका निकलेगा क्या, तो यहाँ से निकलेगा आपका ये संवहनी तरंग, ये फिर इधर से आपको लगाएंगे और ये संवहनी तरंग लगाएंगे तो यहाँ पे आपका स्लैब पुल फोर्स काम करेगा, यानी कि दोनों को सिकुड़ाएगा, दोनों को नज़दीक लाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ना स्लैब पुश फोर्स ना लग के यहाँ पे क्या लगेगा, स्लैब पुल फोर्स लगेगा, यानी कि ये इधर की ओर लाएगा, ये इधर की ओर लाएगा, ये इधर की ओर लाएगा, ये इधर की ओर लाएगा। ठीक है ना, तो ये ऐसे लाएगा ऐसे लाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे संकुचन हो रहा है ना, तो यहाँ पे संकुचन फोर्स का काम करेगा, बल का काम करेगा, यानी कि स्लैब पुल फोर्स का काम करेगा। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे भी द्वीप समूह का निर्माण होगा, यहाँ पे भी द्वीप समूह का निर्माण होगा, साथ ही साथ केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी यानी कि विस्फोटक प्रकार का ज्वालामुखी का भी जो है वो वहाँ पे आएगा। तो ये ज़्यादा इसमें दिक्कत की बात नहीं है, ये तुरंत आपको समझ में आ जाएगा।
देख लीजिए, स्लैब पुश फोर्स यानी कि तनाव मूलक बल, ये क्या है, एक तरह से दूर दूर देता है, विस्तार करेगा। स्लैब पुल फोर्स ये संपीड़नात्मक है, दोनों को नज़दीक लाएगा। मेरियाना ट्रेंच ये आपका फिलीपींस के पूर्व में है, जिसको हम लोग चैलेंजर डीप या फिर ट्रेंच कहते हैं। क्लियर, ये भी समझ में आना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए, जापान जो है वो जापान भी जो है वो एक मुर्दार पर्वत है, जो कि यूरेशियन प्लेट और एशियन प्लेट के टकराने से बना था। तो यूरेशियन प्लेट और एशियन प्लेट के टकराने से जापान जो है वो पर्वत बना था, मुर्दार पर्वत, और उसी के ऊपर जो है जापान अभी लोकेटेड है, चल रहा है। क्लियर। मेरियाना ट्रेंच जो कि फिलीपींस के पूर्व में है, जहाँ पे आपका चैलेंजर डीप या फिर ट्रेंच है। अब देख लीजिए, जब आपका दो ठो महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट आपस में टकराएंगे, अभिसरण होंगे, तो क्या होगा क्या नहीं होगा। सो ये मैप देख चुके हैं, दोनों नीचे की ओर आएंगे और दोनों की जगह आपका जो है स्लैब पुल फोर्स काम करेगा, यानी कि ये भी जो है वो नीचे की ओर आएगा और ये भी नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, क्लियर। 45 डिग्री दोनों झुकेगा, क्या कि दोनों का वेट बराबर ही है ना, दोनों आपका बेसाल्टिक चट्टानी है। अब देख लीजिए क्या बताया जा रहा है कि जब दो महासागरीय प्लेटों का अभिसरण होता है तो सीमा निर्मित होने के कारण दोनों प्लेटों का अधिक्षेपण स्थेनोस्फीयर में होगा। दोनों का होगा क्योंकि दोनों का वेट बराबर है, तो दोनों का जो है सीमा से निर्मित है, यानी कि सियार और मैग्नीशियम से बना हुआ है। तीनों का वेट बराबर है, घनत्व तो बराबर है, तो तीनों नीचे की ओर जाएगा, अधिक्षेपण होगा, तीनों का सबडक्शन होगा। कहाँ पे, स्थेनोस्फीयर में। तीनों 45 डिग्री झुकेंगे और 100 किलोमीटर की गहराई तक स्थेनोस्फीयर में जाकर चले जाएंगे। परिणाम स्वरूप दोनों प्लेटों के मध्य गहरे सागरीय गर्तों का निर्माण होता है, जैसे कि आपका मैरियाना गर्त, फिर आपका मिंडानाओ गर्त, टोंगा गर्त, जापान गर्त, कुरिल आइसलैंड जो है, ये सभी। और डिस्प्यूट है जापान और रूस में। अब देखो, जापान और रूस में ना एगो विवाद चल रहा है कुरिल आइसलैंड का, ठीक है ना, इसको भी याद रखिएगा। तो दोनों दोनों जब नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ पे आपका बहुत ही ज़्यादा गहराई वाला क्या बनेगा, गहरा गर्त बनेगा, बहुत ही ज़्यादा गहराई वाला गर्त बनेगा। ये भी इधर से इधर गया, ये भी इधर से इधर गया, तो ये जो है आपका एकदम पूरा चैलेंजर, ये डिप बन रहा है। चैलेंजर मतलब डिप ट्रेंच बन रहा है, इसको चैलेंजर ट्रेंच बोलते हैं, इसको डिप ट्रेंच। जैसे कि आपका ये मरियाना गर्त है ना, वो सेम इसी तरह है। क्लियर, आगे देख लीजिए। तो ये समझ में आ गया है। तो स्थेनोस्फीयर में जाएंगे तो परिणाम स्वरूप दोनों प्लेटों के मध्य में क्या होगा, गहरे महासागरीय गर्तों का यानी कि ट्रेंचों का निर्माण हो जाएगा, और इसी ट्रेंच के सहारे क्या होते हैं, महासागरीय प्लेटों का विनाश होता है। क्लियर। एग्जाम्पल में मेरियाना गर्त, मिंडानाओ गर्त, टोंगा गर्त, जापान गर्त, कुरिल आइसलैंड इत्यादि। कुरिल आइसलैंड जो है, यहाँ विवाद चल रहा है किसके किसके बीच, तो आपका जापान और रसिया के बीच। ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और भी याद रख लीजिएगा कि माइक्रोनेशिया और जो पोलिनेशिया है ना, ये सभी प्रशांत महासागरीय द्वीप समूह है, यानी कि प्रशांत महासागर में जो द्वीप समूह मिल रहा है, इसको संयुक्त रूप से मेलिनेशिया कहा जा रहा है, और जो कि आपका माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया के नाम से विख्यात है। याद रहेगा तो ठीक है, नहीं याद रहेगा तो कोई बात नहीं। आगे देख लीजिए, बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो है वो गहरे महासागरीय गर्तों का निर्माण होता है, एग्जाम्पल ही बता दिया गया, इसके आगे की चर्चा करते हैं। बोला गया कि इस क्षेत्र में कम से अधिक गहराई वाले भूकंपों की उत्पत्ति होती है, जिनकी तीव्रता एवं परिमाण मध्यम से उच्च होती है। तो ये जो आपका आपका चैलेंजर डिप बन रहा है, यानी कि जो आपका महासागरीय गर्तों का निर्माण हो रहा है, ट्रेंच का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे कम से लेके अधिक गहराई वाले भूकंपों की उत्पत्ति होगी, जिसका तीव्रता जो है और जिसका जो परिमाण है वो कम से ज़्यादा के बीच में रहता है। आगे देख लीजिए, बोला जा रहा है कि एस्थेनोस्फीयर में मैग्मा निर्माण एवं मैग्मा के ऊपरी मुखी प्रवाह के कारण ट्रेंच के दोनों ओर ज्वालामुखी पर्वतों एवं ज्वालामुखीय द्वीप समूहों का निर्माण होता है, जैसे कि फिलीपींस द्वीप समूह, प्रशांत महासागरीय द्वीप समूह। क्लियर। तो क्या बोला गया है, जब दोनों प्लेट 45 डिग्री बैंड होंगे, अब बैंड होने के बाद एस्थेनोस्फीयर तक लगभग 100 किलोमीटर की गहराई तक डिप में जाएंगे, देन आपका क्या होगा, वहाँ का तापमान बहुत अधिक है, तो अधिक तापमान होने के कारण लगभग 1100 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ पे तापमान होता है। इतना ज़्यादा तापमान होने के बाद क्या होता है, जो आपका महासागरों का जो किनारा है, जो आपका बाउंड्री है, वो आपका ब्रेक होने लगता है, ब्रेक नहीं होता बेसिकली, वो पिघलने लगता है, जहाँ से आपका मैग्मा का फॉर्मेशन होता है, और इसको हम लोग बोलेंगे मैग्मा चेम्बर। फिर वहाँ से क्या होगा कि उसी के सहारे जब मैग्मा बनेगा तो मैग्मा का फिर जो उद्वेलन होगा, मतलब कि वो ऊपर की ओर आएगा, वही आपका ज्वालामुखी हो गया।
फिर यहाँ से जब ऊपर की ओर आएगा तो ज्वालामुखी द्वीप समूह बनेगा। यहाँ पे आपका विस्फोटक प्रकार का ज्वालामुखी निकलेगा, तो इससे आपका द्वीप समूह का भी निर्माण होगा। अब वो महासागरों में ज्वालामुखी उद्गार हुआ, महासागर में हुआ, फिर वो ऊपर आ गए, फिर वो ठंडे हो गए, तो आपका द्वीप बन गया। सिंपल सी बात है। महाद्वीपों में आए, मतलब सॉरी, महाद्वीपों में ऐसा होगा, महासागरों में ऐसा होगा। अगर महाद्वीप में आए तो वो जब ऊपर उठेंगे तो पहाड़ बन जाएंगे, पर्वत बन जाएंगे। क्लियर है। एग्जाम्पल के लिए फिलीपींस द्वीप समूह ऐसा ही है। फिर आपका जो प्रशांत द्वीप समूह है वैसे ही है। प्रशांत द्वीप समूह का अगर हम लोग देखें तो आपका मैक्रोनेशिया है, पोलिनेशिया है, सभी जो है वो प्रशांत महासागर में द्वीप समूह है, प्रशांत महासागरीय द्वीप समूह है, जिसको संयुक्त रूप से आपका मेलिनेशिया भी कहा जा रहा है। ठीक है ना, इसको भी याद रख लीजिएगा। या फिर मेलिनेशिया भी समझिए कि प्रशांत महासागर का ही द्वीप है। क्लियर, यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई है। तो हम लोग देखें महासागरीय महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण, फिर देखिए महासागरीय प्लेटों का अभिसरण। अब हम लोग देखेंगे महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण, यानी कि दोनों आपका महाद्वीपीय प्लेट है। तो फिर आपका जब अभिसरण होगा, उनका जब अभिसरण होगा तो इससे क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये देख लीजिए आप थोड़ा सा, ये आपका महाद्वीपीय प्लेट है, ये भी महाद्वीपीय प्लेट है। दोनों का वेट एक ही जैसा है, बराबर है। तो दोनों जब टकराएंगे ना तो कुछ भाग ऊपर उठेगा, कुछ भाग नीचे उठेगा, और जितना स्पीड से टकराएंगे उतना ही वैसे ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देख लीजिए, ऊपर उठ जाएंगे, कुछ भाग नीचे उठ जाएंगे। इसको डायग्राम को समझने से पहले हम लोग ना इसका थोड़ा सा हम लोग जो है वो इसका हम लोग ये देख लेते हैं, लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। इसका जो परिभाषा दिया हुआ है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, इसका नोट्स को। उसके बाद इस मैप के ऊपर आएंगे। ठीक है, क्या बोला गया वो देख लीजिए कि जब दो महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराते हैं, यानी कि अभिसरित होते हैं, कन्वर्जेंस होते हैं, तो सापेक्षिक रूप से भारी प्लेट हल्के प्लेट के नीचे स्थिनोस्फीयर में कम गहराई तक धंस जाता है। तो जब दोनों प्लेट महाद्वीपीय प्लेट जब आपस में टकराएंगे, अभिसरित होंगे, तो जो सापेक्षिक रूप से थोड़ा सा ज़्यादा भारी होगा वो क्या हो जाएगा, हल्के प्लेट के नीचे क्या चला जाएगा, वो अधिक्षेपित हो जाएगा, और वो स्थिनोस्फीयर तक, पूरा स्थिनोस्फीयर में 100 किलोमीटर तक नहीं जाएगा, क्योंकि ये महाद्वीपीय प्लेट है। तो ये हल्का सा कम गहराई तक में जाएगा स्थिनोस्फीयर में, और वहाँ जाने के बाद वो धंस जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, भारी प्लेट जो है वो आपका निचले भाग के भारी प्लेट जो है वो भारी प्लेट का जो निचला भाग है वो पिघलने लगेगा, देन वहाँ पे मैग्मा का निर्माण हो जाएगा। क्या बोले वो देख लीजिए। महाद्वीपीय प्लेट दोनों का वेट एक ही जैसा है, तो इसी में क्या होगा कि जो थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा होगा वो नीचे आ जाएगा, जो सापेक्षिक रूप से हल्का होगा ऊपर चला जाएगा। अब ये नीचे आया, ये हल्का सा बैंड हुआ, 45 डिग्री बैंड नहीं होगा, ये थोड़ा सा बैंड होगा, और पूरा स्थिनोस्फीयर तक 100 किलोमीटर तक नहीं जाएगा, ये ऊपरी स्थिनोस्फीयर तक जाएगा, कुछ भागों तक जाएगा, और जाने बाद वहाँ भी तापमान ठीक ठाक मिलेगा, तो वहाँ भी वो पिघलने लगेगा, देन आपका मैग्मा का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम लोग मैग्मा चेम्बर कह देंगे। क्लियर, यहाँ तक की बात आपको समझ में आनी चाहिए। फिर बोला जा रहा है कि महाद्वीपीय प्लेट के अभिसरण के कारण अवसादी परतों में ब्लन प्रक्रिया के कारण नए मोरदार पर्वतों का निर्माण होता है, जैसे कि एटलस पर्वत, अल्प्स पर्वत, हिमालय पर्वत इत्यादि। जब महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण होगा तो ऐसे में जो आपका अवसादी परत है, तो अवसादीय परतों में क्या होगा, ब्लन प्रक्रिया लगेगा, और इस ब्लन प्रक्रिया के कारण जो है वो मोरदार पर्वतों का निर्माण होगा। ये देख लीजिए, समझ लीजिए ना कि क्या था ना कि जो है वो समझ लीजिए कि आपका ये यहाँ पे ना पूरा ऊपर ऊपर में अवसाद जमा हुआ था, अवसादी चट्टानों का निर्माण यहाँ पे अवसाद जमा हुआ था। ये अवसाद देखो, आप ऐसे देखते होंगे ना कि अवसाद है, कोई चीज़ को ऐसे आप दबा दीजिएगा अचानक तो वो ऊपर नीचे उठ जाएगा। तो यहाँ पे पूरा क्या था आपका, ये देख लीजिए, यहाँ पे पूरा जो है वो यहाँ पे अवसाद का एक लेयर था, और ये जो अवसाद का जो लेयर है ये वाला, तो जब इसको यहाँ पे दबाया गया ना, दबा ना, आपस में कन्वर्जेंस हुआ ना, तो ऊपर नीचे ये देख लीजिए ऐसा, ये ऊपर नीचे ऐसे ऐसे उठ गया, तो यहाँ से ये मोरदार पर्वतों का निर्माण हुआ। ऐसे रहेगा तो इसको शंकुनिमा पर्वत बोलेंगे, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे हो गया, इसको बोलेंगे मोरदार पर्वतों का, यानी कि फोल्डेड माउंटेन का यहाँ पे निर्माण हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि जो है यहाँ पे आपका पहले अवसाद था, ये अवसाद था, अवसाद के ऊपर जब ये प्रेशर पड़ा तो ऊपर नीचे हो गया, ये फोल्डेड माउंटेन का निर्माण हो गया। क्लियर, ये फोल्डेड माउंटेन का निर्माण क्यों हो रहा है, तो ये जो अवसाद पहले जमा हुआ था यहाँ पे अवसादी चट्टानों
का जो यहाँ पे जमाव था उसमें दबाव पड़ने के बाद दबाव कैसे पड़ा, अब दोनों का अभिसरण हुआ इस कारण से। क्लियर। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हम लोग क्या, तो एग्जाम्पल के लिए जैसे आपका हिमालय पर्वत फोल्डेड माउंटेन है, जैसे कि आपका एटलस पर्वत, आपका आल्प्स पर्वत, सभी क्या है आपका फोल्डेड माउंटेन है। क्लियर। आगे देख लीजिए, बाद में देखिएगा तो ये हो गया आपका, यहाँ पे मोरदार पर्वतों का निर्माण हुआ, और मोरदार पर्वतों का निर्माण होने के बाद देखिएगा यहाँ पे अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ फिर से। फिर यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे जो भाग नीचे गया है यहाँ पे फिर पानी का जमा हुआ, पानी भर गया यहाँ पे इस वाले भाग में। पानी भरने के बाद धीरे धीरे इधर से अवसाद आया, इधर से अवसाद आया, अवसाद आने के बाद धीरे धीरे ये भाग भरते चला गया, भरते 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 यहाँ पे अवसादीकरण हुआ, और अवसादीकरण होने के बाद यहाँ पे मैदान का निर्माण हो गया। और जब ये मैदान का निर्माण हुआ तो फिर ये एक तरह से आपका प्लेन कहलाया, यानी कि एक तरह से आपका ये गंगा का मैदान, सॉरी इसका एग्जाम्पल है जैसे कि भारत में गंगा का मैदान, विश्व में और दूसरा जगह होगा। तो आप देखते होंगे ना कि ये हिमालय पर्वत है, ऐसा ऐसा मान लीजिए जिसको, ये हिमालय पर्वत है, ठीक है। फिर आपका ऐसे से है, तो इस वाले भाग में ना पूरा आपका ये जो भाग है यहाँ पर मैदान बन गया है, जिसको गंगा का मैदान बोलते हैं। ये कैसे बन गया है, तो ये भाग ऊपर उठ गया है, ये भाग धंस गया है, धंसने के बाद यहाँ पे धीरे धीरे आके अवसादों का जमा हो रहा था, तो यहाँ पे अवसादीकरण के कारण यहाँ पे मैदान का निर्माण हो गया है। क्लियर। ये यहाँ पे समझ लिए आप। नोट, हिमालय जो है वो आपका वोल्केनो फ्री जोन है, और ये एक्सेप्शन है यहाँ पे वलित पर्वत होने के बावजूद भी। देख लीजिए, हिमालय जो है वो आपका वलित पर्वत है, और जहाँ पे भी वलित पर्वत होगा यानी कि फोल्डेड माउंटेन होगा वहाँ पे आपका वोल्केनिज्म बहुत ही ज़्यादा होगा, ज्वालामुखी बहुत आएगा। लेकिन हिमालय में जो है वोल्केनिज्म नहीं आता है, तो हिमालय जो है वो आपका वलित पर्वत होने के बावजूद भी एक अपवाद है कि वहाँ पर कभी भी ज्वालामुखी जो है वो उसका उद्गार नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया है। क्या बोले कि महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण के कारण जो आपके अवसादी परत जो है दबे हुए रहते हैं, अवसादी परत जो है जमे हुए रहते हैं, वहाँ पे वलन प्रक्रिया होता है, वलन प्रक्रिया, और उस वलन प्रक्रिया के कारण क्या होता है, नए मोरदार पर्वतों का निर्माण होता है, जैसे कि एटलस पर्वत, आल्प्स पर्वत, हिमालय पर्वत इत्यादि। आगे देख लीजिए, एस्थेनोस्फीयर में मैग्मा निर्माण एवं मैग्मा के ऊपरी मुखी प्रवाह के कारण मोरदार पर्वतों की ऊंचाई में वृद्धि होती है, और कभी कभी ऊपर उठती हुई मैग्मा धरातलीय सतह पर केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी के रूप में प्रकट होती है, और इस कारण मोरदार पर्वतीय क्षेत्र में ज्वालामुखी पर्वत भी पाए जाते हैं। किंतु हिमालय क्षेत्र ज्वालामुखी मुक्त क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जिसका प्रमुख कारण डबलिंग ऑफ प्लेट के कारण महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई में होने वाली वृद्धि को माना जाता है। ठीक है, क्या बोले वो समझ लीजिए। ये पॉइंट आपको समझ में आना होगा। एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है डबलिंग ऑफ माउंटेन, ये प्लेट क्या है, मतलब ये कॉन्सेप्ट क्या है वो आप थोड़ा सा समझ लीजिए। ये कॉन्सेप्ट क्या बोला जा रहा है उसको थोड़ा सा आप हल्का सा समझ लीजिए। ये देख लीजिए, बोला गया कि यहाँ पे आपका मोरदार पर्वतों का निर्माण हुआ, फिर अंदर से जो मैग्मा बाहर की ओर आएगी, क्योंकि जब ये मैग्मा चेम्बर से आपका मैग्मा का उद्वेलन होगा, मैग्मा बाहर की ओर आएगी ज्वालामुखी के रूप में, तो ये आएगी, तो पहले से चट्टान बना ही हुआ था, ये लेयर तो यहाँ तक चट्टान बना हुआ था, इसके ऊपर फिर मैग्मा के बाद एक और लेयर यहाँ पे बन गया, एक और लेयर बन गया, तो यानी कि डबलिंग ऑफ प्लेट, मतलब प्लेट के ऊपर फिर प्लेट आ गया। तो चट्टान तो एक चट्टान ऐसे से बना था, इसके ऊपर एक और लेयर का चट्टान बन गया, क्योंकि आपका ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, इसलिए यहाँ पे इसको बोलते हैं डबलिंग ऑफ प्लेट, यानी कि दो तो यहाँ पे दो लेयर आ गया। और ये दूसरा लेयर क्यों आ रहा है, तो केंद्रीय या फिर जो केंद्रीय उद्भेदन है या फिर जो विस्फोटक प्रकार की जो ज्वालामुखी है, इसके कारण जो है वो आपका इसके ऊपर दूसरा लेयर आ गया। लेकिन हिमालय इसका अपवाद है, हिमालय में आपका ज्वालामुखी प्रक्रिया नहीं होता है, तो हिमालय आपका जो है वो फोल्डेड माउंटेन है, यानी कि आपका जो है वो आपका मोरदार पर्वत है, बट उसके बावजूद भी उसको वहाँ पे जो ज्वालामुखी उद्गार नहीं हुआ है, देन वहाँ पे आपका डबलिंग लेयर वहाँ नहीं मिलता है प्लेटों का। क्लियर। तो अवसादीकरण के कारण कहाँ पे मैदान का निर्माण होगा, गड्ढा वाला क्षेत्र में,
फिर जहाँ पे आपका अवसादों का जमाव था वहाँ पे मोरदार पर्वतों का निर्माण हो गया है अभिसरण के कारण। फिर अंदर से जो मैग्मा निकली है उस मैग्मा के कारण उसके ऊपर एक और लेयर आ गया है, उसको बोलते हैं डबलिंग ऑफ प्लेट। क्लियर? तो ये भी समझ लीजिएगा। और आप ये भी याद रखिएगा कि जो हिमालय है वो आपका फोल्डेड माउंटेन है, बट फिर भी ये एक यहाँ पे अपवाद है कि जितना भी फोल्डेड माउंटेन है वहाँ पे आपका ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है, जिसके कारण से आपका डबलिंग ऑफ प्लेट हुआ है, लेकिन हिमालय में आपका डबलिंग ऑफ प्लेट नहीं हुआ है। तो एस्थेनोस्फीयर में मैग्मा निर्माण और जो मैग्मा है उसका ऊपरी मुखी प्रवाह के कारण मोरदार पर्वतों की ऊंचाई में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। एक के ऊपर एक और लेयर आ गया तो उसका ऊंचाई बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और कभी कभी ये ऊपर उठती हुई जो है वो मैग्मा धरातलीय सतह पर केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी के रूप में प्रकट भी हो जाती है। और इस कारण जो है मोरदार पर्वत है इसके मोरदार पर्वतीय क्षेत्रों में ज्वालामुखी पर्वत भी पाए जाते हैं। और किंतु हिमालय क्षेत्र जो है वो आपका ज्वालामुखी मुक्त क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जिसका प्रमुख कारण क्या है, डबलिंग ऑफ प्लेट के कारण महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई में होने वाली वृद्धि है। तो देख लीजिए ऐसा बताया जा रहा है ना कि आपका हिमालय वाला जो रीजन है यहाँ पे कभी भी ज्वालामुखी उद्गार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे डबलिंग ऑफ प्लेट हुआ है। अच्छा, हम ऊपर गलत बता दिए थे शुरू ना। तो देख लीजिए आपका ना डबलिंग ऑफ प्लेट तो एक बार इतना मोटाई था, इसके ऊपर एक और ये आपका केंद्रीय उद्गार के द्वारा ज्वालामुखी का लेयर आ गया, तो इससे इसका मोटाई और आ गया। अब यहाँ पे अंदर से कभी भी जो है वो आपका ज्वालामुखी इसको जो है वो इतना मोटाई हो गया कि इसको कभी भी फाड़कर ज्वालामुखी बाहर कभी भी सतह पे नहीं आ सकता है। ठीक है, कहाँ पे? तो हिमालय वाले रीजन में। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा इस वाले लाइन को। तो पूरा समझ में आएगा ये मैप, क्या बोले हम क्या नहीं बोले सो, तो इसको याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा क्या क्या बोले हैं। तो महाद्वीपों का ये जो आगे वाला जो भाग है यहाँ पे अग्रभाग, यहाँ पे अवसादीकरण के कारण एलुवियल प्लेन का यानी कि जलोढ़ मृदा का निर्माण हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में आपका गंगा का मैदान, सिंधु गंगा का मैदान इत्यादि। उसके बाद यहाँ बताया गया है कि जो है थोड़ा सा हल्का सा जो भारी रहेगा वो नीचे चला जाएगा, पूरा नीचे नहीं जाएगा, 45 डिग्री झुकेगा, एंगल झुकेगा भी नहीं, और पूरा 100 किलोमीटर तक जाएगा भी नहीं। बस ये एस्थेनोस्फीयर के कुछ कुछ किलोमीटर तक जाएगा, गहराई तक जाएगा। और जहाँ पे जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, हल्का सा जाने के बाद ये आपका ये हो जाएगा, पिघलेगा। दिन में मैग्मा चेम्बर यहाँ बनेगा, मैग्मा का उद्वेलन होगा। और हम लोग देखें कि आपका यहाँ से जब मैग्मा का उद्वेलन होगा तो यहाँ पे आपका जो अवसाद जमा होंगे उस अवसादों के ऊपर क्या हो जाएगा, आपका अवसादी चट्टानों का निर्माण होगा, मतलब कि ये मुर्दार पर्वतों का निर्माण होगा। फिर उसके ऊपर फिर से उद्वेलन होगा तो फिर आपका मुर्दार पर्वतों के ऊपर फिर से एक और लेयर आ जाएगा जिसको बोलते हैं हम लोग डबलिंग ऑफ प्लेट। क्लियर? इस लाइन को याद रख लीजिएगा। उसके बाद इसके आगे की चर्चा देखिए। तो लेयर मोटा हो गया देन वहाँ पे वोल्केनो नहीं आएगा। तो हिमालय में भी वही हो गया, डबलिंग ऑफ आपका क्या हो गया, प्लेट हो गया है। तो एक के ऊपर एक और प्लेट आ गया है देन वो उसका जो है मोटाई बढ़ गया है देन वहाँ पे कभी भी वोल्केनिज्म नहीं आएगी। आगे देख लीजिए। मोरदार पर्वतों का जो अग्रभाग है जो कि आपका थोड़ा सा गहराई में होता है, गड्ढा में होता है, वहाँ पे अवसादों का जमा होते रहता है, अवसादीकरण, जिसके कारण वहाँ पे एलुवियल प्लेन यानी कि जलोढ़ मृदा का मतलब ये मैदान जो है वो बन जाता है। जैसे कि आपका एग्जांपल के लिए सिंधु गंगा का मैदान, ये इसी तरह का मैदान है। फिर देख लीजिए यहाँ बोला जा रहा है कि इस क्षेत्र में कम गहराई वाले भूकंपों की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे भूकंप उत्पन्न होगा, लेकिन कैसा, तो कम गहराई वाले भूकंपों की उत्पत्ति होगी जिसकी जो तीव्रता जो परिमाण है वो आपका मध्यम से लेकर उच्च तक पाया जाएगा। और इस क्षेत्र में कभी भी मेगा थ्रस्ट भूकंपों की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपका कैसा बताया गया है, यहाँ पे आपका डबलिंग ऑफ प्लेट हुआ है ना, तो यहाँ पे कभी भी जो है वो आपका एकदम मेगा थ्रस्ट यानी कि जिसकी तीव्रता 10 से ज़्यादा हो, ठीक ना, देखिए न सॉरी जिसकी तीव्रता जिसका जो है परिमाण 8 से अधिक होगा उसको हम लोग मेगा ट्रस्ट भूकंप कहते हैं। और यहाँ पे आपका हिमालय वाले रीजन में कभी भी मेगा ट्रस्ट भूकंप कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे डबलिंग ऑफ प्लेट हुआ है इस कारण से। क्लियर? तो ये जो सारा बात बताया गया आपको यहाँ पे याद रख लीजिएगा इसको, ठीक है ना। तो यहाँ तक की जो चर्चा आपको यहाँ पे इसको ध्यान में रख लेना है, क्या बोले हैं क्या नहीं बोले सो, ठीक है। इसको भी आप थोड़ा देख लीजिएगा। अब जो है वो थोड़ा सा आप एक और थोड़ा सा देख लीजिए। तो ये जो है वो आपका यहाँ तक का जो टॉपिक है ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। मतलब कि अभिसरित जो सीमा है, मतलब अभिसरित जो गति है यानी कि
कन्वर्जेंस जो आपका मूवमेंट है वो भी कंप्लीट हो गया, जिसमें हम लोग महासागरीय देखे, महासागरीय महाद्वीपीय देखे, फिर आपका महाद्वीपीय देखे, तीनों का मैप देखे। और मैप थोड़ा बहुत याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तुरंत बन जाएगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। नीचे में वही आपका रहेगा, आपका स्लैब पुश फोर्स वगैरह काम करेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत करके आप दिखा दीजिएगा, एग्जाम में लिख दीजिएगा ना। और ये सब थोड़ा सा वर्ड मीनिंग ये सब ये जो है टर्मिनोलॉजी याद कर लीजिएगा, कौन कौन कहाँ मिल रहा है एग्जाम्पल के साथ ही, तो ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग जो है वो प्लेटों का अपसरण गति ये देख लिए, जो कि 2 तरह का होता है, वो हम लोग पढ़ लिए। फिर प्लेटों का अभिसरण गति जो कि 3 तरह का होता है, वो भी हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग प्लेटों का समानांतर गति पढ़ते हैं, यानी जो आपके प्लेट होंगे इसका समानांतर गति, यानी कि आपका पैरेलल जो है वो मूवमेंट बोलिए या फिर आप ट्रांसफॉर्म मूवमेंट बोलिए, वो देख लीजिए। यहाँ पे प्लेटों का जो है वो समानांतर गति का फिगर बनाने के लिए बोल रहा है, वो कैसा फिगर बनेगा वो थोड़ा सा देख लीजिए आप, यहाँ पे फिगर कैसा बनेगा सो, ठीक है। ये रहा फिगर उसका, नहीं ये रहा, ऊपर आना पड़ेगा और भी, ये रहा फिगर ऐसा, ये देख लीजिए ऐसा बनेगा फिगर। एक ऊपर जा रहा है, एक आपका नीचे, दोनों ऊपर जा रहा है, एक आपका ऊपर एक नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे आपका जो है वो ये रूपांतरित सीमा बनेगा, जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बनेगा, ठीक है ना। और यहीं पे जो है आपका संरक्षित किनारा भी बनेगा। संरक्षित किनारा यानी कंजर्वेटिव मार्जिन कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे प्लेट का ना तो निर्माण हो रहा है ना ही विनाश हो रहा है। यहाँ पे बस केवल आपका ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के सहारे आपका ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बनेगा, जहाँ पे आपका केवल हल्का फुल्का भूकंप आएगा फॉल्ट के सहारे, बस। ज़्यादा कुछ आपका ज़्यादा बड़ा कांड कुछ नहीं होगा, छोटा मोटा ही होगा जो होगा सो, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग प्लेटों का जो है आपका समानांतर गति के बारे में बात करते हैं। तो बोला जा रहा है कि जब 2 प्लेट एक दूसरे के समानांतर समान या फिर विपरीत दिशा में प्रवाहित होते हैं, यानी कि दोनों ऊपर चले जाएं या फिर एक ऊपर एक नीचे चले जाए या दोनों नीचे चले जाएं, तो एक दूसरे के समानांतर जो है या फिर विपरीत दिशा में जब फ्लो होते हैं, प्रवाहित होते हैं, तब दोनों प्लेटों के बीच के जो क्षेत्र है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तब उसके जो बीच का जो क्षेत्र है उसको हम लोग रूपांतरण सीमा कहते हैं, यानी कि ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहते हैं। और इस सीमा के सहारे प्लेटों का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। तो यहाँ पे रूपांतरण सीमा में देखेंगे कि ना ही निर्माण होगा, ना ही आपका क्या होगा, ना ही विनाश होगा। और इस कारण इसे जो है वो हम लोग संरक्षित किनारा भी कहते हैं, यानी कि कंजर्वेशन या कंजर्वेटिव जो है वो आपका बाउंड्री कहते हैं। किंतु संरक्षित किनारा के सहारे रूपांतरित भ्रंशों यानी कि ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का निर्माण होता तथा निम्न से मध्यम तीव्रता वाले भूकंपों की जो है वो यहाँ पे हम लोगों की उत्पत्ति देखने को मिलती है। तो जो आपका रूपांतरित सीमा है, यहाँ से आपका प्लेटों का विनाश और ना ही निर्माण होगा, लेकिन यहाँ पे आपका इसी फॉल्ट लाइन के सहारे आपका थोड़ा सा मध्यम गति वाला थोड़ा सा भूकंप वगैरह आने की संभावना रहती है। और देख लीजिए, जैसे में बताया जा रहा है कि यूएसए के जो कैलिफोर्निया है, यहाँ पे कैलिफोर्निया राज्य में आपका जुआन डी फूका प्लेट उत्तरी अमेरिका प्लेट के सहारे रूपांतरण सीमा का निर्माण करती है, जिसके कारण जो है आपका सैन एंड्रियाज भ्रंश यानी कि इसका फॉल्ट का निर्माण हुआ है। तो जो आपका यूएसए का जो कैलिफोर्निया राज्य है, वहाँ पे एक प्लेट है आपका जुआन डी फूका प्लेट, वो जो है वो उत्तरी अमेरिका प्लेट के सहारे रूपांतरित सीमा का निर्माण करती है। तो जुआन डी फूका प्लेट और उत्तरी अमेरिका प्लेट दोनों जब रूपांतरण गति करती है तो वैसे में आपका क्या बनता है, तो वहाँ पे रूपांतरित भ्रंश बनती है, या फिर वहाँ पे जो है आपका रूपांतरण आपका क्या बोलते हैं उसको, बॉन्ड, ये किनारा बनता है, रूपांतरित सीमा बनता है, जहाँ से आपका जो है वो भ्रंश बन रहा है। और उसी भ्रंश के सहारे जो है वो आपका क्या है, रूपांतरित सीमा का निर्माण करती है, जिसके कारण जो है वो आपका सेंट एंड्रियाज भ्रंश यानी कि फॉल्ट का निर्माण हुआ है। और इस फॉल्ट के सहारे जो है वो थोड़ा बहुत आपका भूकंप वगैरह आता होगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, ठीक है। यहाँ तक की बात हम लोग कर चुके हैं, ये आपको समझ में आ गया है। तो आपका आपका जो है वो अपसरण गति, आपका अभिसरण गति और जो आपका रूपांतरण गति, ये हम लोग को समझ में आ गया है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो है वो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे क्या, तो हम लोग अब पढ़ेंगे कि जो आपका प्लेटों का जो गति हो रहा है, इतना हम लोग बात करें कि ये प्लेट गति कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे कि जो आपका प्लेटों का जो गति हो रहा है, इसके पीछे का जो आपका कारण क्या है।
कि ये जो प्लेट जो है वो बार बार इतना गति क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो बताया जा रहा है जो प्लेटों की गति के लिए, इसके लिए जो उत्तरदायी बल है या जो कारक है वो देख लीजिए। इसका मतलब होता है प्लेट जो गति कर रहे हैं मतलब मूवमेंट कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, तो आपका संवहनीय तरंगों के कारण कर रहे हैं। और संवहनीय तरंग, और एक और आपका कॉन्सेप्ट आता है सी फ्लोर स्पीडिंग, यानी कि सागर प्रसरण नित्तल का जो कॉन्सेप्ट है ये इसके कारण भी। तो आपका कन्वेक्शनल करंट और आपका सी फ्लोर स्पीडिंग, इन दोनों के कारण जो है वो आपका प्लेटों का गति हो रहा है। फिर बोला जाता है कि इन तरंगों का निर्माण कैसे और इसका स्रोत, इसको लेकर अभी भी डिस्प्यूट है। तो संवहनीय तरंगों का निर्माण कैसे होता है, संवहनीय तरंगों को इतना पावरफुल, इतना शक्ति कहाँ से मिलता है, इस सब को लेकर अभी भी विवाद है, आपको वहाँ नहीं जाना है। बस इतना याद रख लीजिएगा कि जो प्लेटों का गति हो रहा है वो आपका सी फ्लोर स्पीडिंग और आपका कन्वेक्शनल करंट के कारण ही हो रहा है। और देख लीजिए, ऊर्जा एकत्रीकरण जब होता है तो ऊर्जा एकत्रीकरण के कारण जो है वो आपका हॉट स्पॉट का निर्माण होता है, और हॉट स्पॉट में प्लेट जो है मेल्टिंग होते हैं, देन वहीं से आपका कन्वेक्शनल करंट बनता है और वो ऊपर की ओर क्रस्ट यानी कि भूपर्पट्टी की ओर ऊपर उठेगा। और ये भी जान लीजिए, जो आपका यहाँ पे विश्व में बहुत जगह हॉट स्पॉट देखने को मिलते हैं, और हॉट स्पॉट में ही ऊर्जा का एकत्रीकरण के कारण हॉट स्पॉट का निर्माण होता है, और इसी हॉट स्पॉट में ही प्लेट का जो है वो मेल्टिंग होता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा होता है, जिसको हम लोग मैग्मा चेम्बर कहते हैं। और यहीं से जब आपका मैग्मा का उद्वेलन होता है तो यहीं पर साथ ही साथ जो है आपका संवहनीय तरंगों का यानी कन्वेक्शनल करंटों का निर्माण होता है, और वो जो कन्वेक्शनल करंट है वो अर्थ के जो क्रस्ट की ओर ऊपर की ओर जो है वो आता है। हॉट स्पॉट एक तरह से डायनमो की तरह वर्क करता है। हॉट स्पॉट जो है वो क्या है, एक तरह से डायनमो की तरह काम करता है, जो कि अर्थ का एक सेल्फ डायनमो है, यानी कि स्वचालित डायनमो है। डायनमो का अर्थ क्या होता है, डायनमो का काम क्या होता है कि जो आपका जो है वो देखो, जो है वो हीट एनर्जी को, सॉरी, विद्युत ऊर्जा को हीट एनर्जी में यानी कि ताप ऊर्जा में बदल दे, या फिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे। ये सभी डायनमो का काम होता है। डायनमो का काम आप अपने स्तर पे देख लीजिएगा साइंस में। तो बोला जा रहा है कि हॉट स्पॉट जो है वो एक प्रकार का डायनमो की तरह जो है वो काम करेगा, और यहाँ से जो है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पे डायनमो की तरह काम करता है। ये आपका सेल्फ डायनमो होता है अर्थ का, और ये यहाँ से जो है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को इलेक्ट्रिक में चेंज करके, तो क्या करता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो होता है उसको इलेक्ट्रिक में चेंज कर देता है, यानी कि जो आपका विद्युत में चेंज कर देता है, किसी को इसको ताप को विद्युत में चेंज कर रहा है, इस सब कुछ काम करता है। ये उतना डिटेल से आपको नहीं जानना है, ठीक है। तो डायनमो का अर्थ समझ लीजिएगा कि ये क्या करता है, सिंपल ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और इसी प्रकार जो हॉट स्पॉट है ये पृथ्वी का एक तरह से सेल्फ डायनमो है, और ये क्या करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को इलेक्ट्रिक में मतलब कि विद्युत में चेंज कर देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को। आगे देख लीजिए, हॉट स्पॉट से संवहनीय जो है तरंग निकलती है, और ये मेंटल में सिलिका के द्वारा प्रतिरोध से हीट एनर्जी में परिवर्तित होगी, और देन ये अत्यधिक ऊष्मा से प्लेट पिघलना स्टार्ट कर देगा। देखिए, जो आपका हॉट स्पॉट है, हॉट स्पॉट से आपका संवहनीय तरंग निकलती है, और जब ये मेंटल में पहुंचती है तो मेंटल में आपका सिलिका है, जो है सियाल है मतलब कि क्रस्ट, सीमा मतलब मेंटल मतलब सिलिका और मैग्नीशियम, तो मेंटल में सिलिका है। तो जो आपका हॉट स्पॉट से एक कन्वेक्शनल करंट निकला है, वेव निकला है, उसको जो है मेंटल में सिलिका है, सिलिका के प्रतिरोध के कारण उसको क्या है, वो हीट एनर्जी में परिवर्तित हो जाता है। तो सिलिका का जब रेजिस्टेंस होता है मतलब प्रतिरोध होता है, रुकावट होता है, तो जो आपका संवहनीय तरंग है वो आपका हीट एनर्जी में यानी कि ताप ऊर्जा में बदल जाती है, और जब ये ताप ऊर्जा में बदलेगी मतलब अत्यधिक ताप हो जाता है, देन यहाँ पे प्लेट जो है वो पिघलना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा अपने लैंग्वेज में। तो हम क्या बोले हैं, तो यहाँ तक की जो चर्चा है आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अब इसके आगे की जो चर्चा है वो हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। कल के क्लास के लिए भी तो कुछ छोड़ना पड़ेगा ना। कल का क्लास ज़्यादा आपका बड़ा नहीं होगा, छोटा सा ही क्लास होगा, और जो है वो आपका कल की क्लास में हम लोग प्लेट टेक्टोनिक जो टॉपिक है इसको हम लोग पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़े, तो अपसरण गति, अभिसरण गति और आपका रूपांतरण गति के बारे में पढ़े। अपसरण गति दो तरह से होता है, महासागरीय प्लेटों का अपसरण, महाद्वीपीय प्लेटों का अपसरण। क्लियर। फिर जो आपका अभिसरण गति होता है यानी कि आपका कन्वर्जेंस मूवमेंट होता है,
ये आपका 3 तरह से होता है। महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण, महासागरीय प्लेटों का अभिसरण, फिर आपका महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों का अभिसरण। क्लियर। उसके बाद हम लोग पढ़े रूपांतरण गति के बारे में, ये हम लोग पढ़े, इससे क्या बनेगा वो हम लोग जाने। उसके बाद देखिए हम लोग देख रहे थे कि जो आपका प्लेट है, ये प्लेटों की गति हेतु जो भी उत्तरदायी बल है इसके बारे में हम लोग जान रहे थे। इसका हम लोग केवल हल्का सा अभी केवल बेसिक जाने। इसमें हम लोग देखें कि प्लेटों की गति के पीछे एक तो आपका संवहनी तरंग का हाथ है और दूसरा आपका सी फ्लोर स्पीडिंग का हाथ है। फिर हम लोग संवहनी तरंग कैसे निर्मित होती है, तो हम लोग जाने कि ऊर्जा एकत्रीकरण के कारण हॉटस्पॉट का निर्माण होता है और इसी हॉटस्पॉट से आपका क्या होता है, प्लेट जो है वो मेल्टिंग होते हैं और उसके बाद जो है वहीं से आपका कन्वेक्शनल करंट बनता है जो कि ऊपर की ओर उठेगा। और हॉटस्पॉट जो है वो एक तरह से आपका डायनेमो की तरह काम करता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को इलेक्ट्रिक में चेंज कर देता है। फिर हम लोग जाने कि डायनेमो का मतलब होता है यांत्रिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। यहाँ तक कि हम लोग चर्चा किए हैं। फिर हम लोग जाने कि जो हॉटस्पॉट है, हॉटस्पॉट से आपका संवहनी तरंगे निकलती है जो कि मेंटल में उपस्थित जो आपका सिलिका है, सिलिका के द्वारा जो प्रतिरोध होता है, इसी प्रतिरोध से आपका हीट एनर्जी में ये चेंज हो जाता है। कौन? तो आपका संवहनीय तरंग। उसके बाद देखिए हम लोग कि जो आपका हीट एनर्जी में चेंज हो जाएगा, देन ये यहाँ से अत्यधिक ऊष्मा जो है वो रिलीज होगा और अत्यधिक ऊष्मा के कारण जो है वो ये प्लेट है, ये आपका प्लेट पिघलना स्टार्ट कर देंगे। फिर आपका जो है वो प्लेट पिघलेंगे, आपका मैग्मा का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये हम लोग ऐसे करके हम लोग देखते चले थे। तो अब आपको जो है वो ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग कल की क्लास में थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि प्लेटों का प्रवाह जो है वो आपका संवहनीय तरंगों के कारण होता है। संवहनीय तरंग क्या है क्या नहीं है उसके बारे में हम लोग डिटेल से कल के बारे में देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग इसको जानने के बाद जो है वो फिर हम लोग देखेंगे कि जो आपका संवहनीय तरंग है उसको उत्पत्ति के लिए और क्या क्या कारण हो सकता है, जिसमें हम लोग रेडियोधर्मी तत्वों की बात कर देंगे, जाइनोमो की संकल्पना थोड़ा पढ़ेंगे, ये हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग चले जाएंगे कि आपका प्लेट विवर्तनिकी जो है उसका सिद्धांत पढ़ेंगे। देखिए आपका प्लेटों गति के पीछे कन्वेक्शनल करंट और आपका सी फ्लोर स्प्रेडिंग उसको भी हम लोग लिखेंगे। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग को हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसको यहाँ पे कनेक्ट कीजिएगा। फिर हम लोग प्लेट विवर्तनिकी का प्रमाण पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग सबसे बड़ा प्रमाण हम लोग सागरीय नित्तल का प्रसरण सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है। और इस टॉपिक को यहाँ पे भी लिखेंगे और इसको यहाँ पे भी आगे लिखेंगे। फिर हम लोग जो है वो आगे लिखेंगे कि जो आपका सागरीय नित्तल प्रसरण है इसका भी अलग से प्रमाण देख लेंगे, जिसमें हम लोग भूभौतिकी प्रमाण की बात करेंगे और आपका जीव विज्ञानी प्रमाण की बात कर लेंगे। उसके बाद जो है आपका प्लेट टेक्टोनिक जो टॉपिक है वो आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको कहीं भी किसी भी तरह का जो है वो घबराने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको लेकर आगे लेकर जो है वो चलने वाले हैं। ठीक है। तो अब आपको जो है वो ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस एक क्लास और आएगा और एक क्लास आने के बाद जो है वो आपका प्लेट टेक्टोनिक जो टॉपिक है, प्लेट विवर्तनिकी, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका अभी तक टोटल 3 क्लास आ चुका है, एक क्लास और आएगा, फिर आपका प्लेट टेक्टोनिक जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।